पिछले वीडियो में हमने ऑलरेडी फेडरलिज्म का क्या अर्थ होता है बहुत आसान भाषा में समझ लिया था। आज हम शुरू करने वाले हैं की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, संघवाद की प्रमुख विशेषताएं। एक बार रिकॉल करते हैं कि फेडरलिज्म में हमने पिछले वीडियो में आपको क्या समझाया था। एक साधारण उदाहरण दिए थे हमने कि एक स्कूल है और उस स्कूल में पावर को प्रिंसिपल, टीचर्स और वहाँ के स्टूडेंट के बीच में हमने डिवाइड करके आपको दिखाया कि पूरे स्कूल को चलाने के लिए प्रिंसिपल अकेले उस स्कूल को चला नहीं पाता आसानी से, तो वो अपने पावर को कुछ टीचर्स में डिवाइड कर देता है और टीचर अच्छे क्लास के मैनेजमेंट के लिए क्लास में मॉनिटर के रूप में पावर को डिवाइड कर देते हैं। सेम ऐसा ही हमारे देश के लिए होता है कि एक पूरा देश के लिए चलाने के लिए पूरे देश के लेवल पर एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे इतने बड़े देश को, इतनी बड़ी जनसंख्या पर आसानी से शासन नहीं कर पाती या इस आसानी से प्रशासन नहीं कर पाती, तो वो अपने पावर को स्टेट्स में डिवाइड कर देती है। 28 राज्य हैं तो 28 राज्यों में पावर दे देती है और राज्य भी अपने पावर को डिवाइड करते हैं लोकल गवर्नमेंट्स में। ये हमने फेडरलिज्म का मतलब समझा था कि जब पावर को डिवाइड कर दिया जाता है वही स्थिति क्या कहलाती है, फेडरलिज्म। अब हम समझेंगे कि फेडरलिज्म की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। पहली विशेषता है टू आर मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। मतलब फेडरलिज्म की पहली विशेषता ये है कि संघीय व्यवस्था में दो या दो से अधिक लेवल्स की गवर्नमेंट होंगी, दो या दो से अधिक टीयर की गवर्नमेंट होगी। जैसे इंडिया में 3 टीयर की गवर्नमेंट है। सबसे टॉप पर है सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरे पर है स्टेट गवर्नमेंट और तीसरे पर है लोकल गवर्नमेंट। ये हमें ऑलरेडी देख लिया है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है उसका मुखिया होता है प्रधानमंत्री, और हमारे देश में 28 राज्य हैं तो वहाँ पर भी गवर्नमेंट है तो उसका मुखिया मुख्यमंत्री। और लोकल गवर्नमेंट में जैसे आप देखते हो गांव में सरपंच, या कई जगह उसको अलग अलग नाम से जानते हैं, सरपंच, मुखिया, इस नाम से जानते हैं। तो पहली विशेषता क्या है कि दो या दो से अधिक लेवल की गवर्नमेंट होगी फेडरलिज्म में। लेकिन इंडिया में कितने लेवल की हैं, 3 लेवल की। कम से कम 2 लेवल की होनी ही होनी है। दूसरी विशेषता है डिफरेंस टीयर्स गवर्न द सेम सिटीजन। जितने भी 3 लेवल के या 2 लेवल की गवर्नमेंट है, ये शासन करेंगे किस पर, सेम सिटीजन पर। जैसे स्कूल में चाहे टीचर्स पे पावर डिवाइड किया जाए या प्रिंसिपल में डिवाइड किया जाए या मॉनिटर में डिवाइड किया जाए, वो सारे पावर लागू होंगे किस पर, वहाँ के स्टूडेंट पर। ऐसे हमारे देश में 3 लेवल की गवर्नमेंट है तो ये 3 लेवल की गवर्नमेंट अपने पावर का यूज़ करेंगे कहाँ पर, वहाँ के नागरिकों पर, इंडिया के नागरिकों पर ही। तो यही कह रहा है डिफरेंस टीयर गवर्न्स द सेम सिटीजन। वो सेम सिटीजन पर ही शासन करते हैं, बट हैव स्पेसिफिक जुरिडिक्शन इन लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन उनके पास कुछ स्पेसिफिक जुरिडिक्शन है, उनके कार्य क्षेत्र को स्पेसिफिक बांटा गया है, चाहे वो टैक्स लगाने की हो, चाहे कानून बनाने की हो। ठीक है, ये दूसरा विशेषता हो गया। तीसरी विशेषता है जुरिडिक्शन आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और इनके जो कार्य क्षेत्र होंगे इन्हें स्पष्ट रूप से हमारे संविधान में बांट दिया गया है। इसका मतलब ये है जैसे स्कूल में ही है, स्कूल में प्रिंसिपल, टीचर्स और मॉनिटर के बीच में पावर को डिवाइड किया गया है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि किसी मुद्दे को या किसी विषय को लेकर इनमें क्लैश हो, तनाव हो, मतभेद हो? स्वाभाविक है, ऐसा होगा ही होगा। ऐसे ही हमारे देश में पावर को सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट के बीच में बांट दिया गया है। तो कई बार राज्य और केंद्र सरकार के बीच में तनाव हो जाता है। तो इस तनाव को दूर करने के लिए हमारे संविधान में क्या किया गया है, इनके जुरिडिक्शन को, इनके कार्य क्षेत्र को स्पेसिफाई कर दिया गया है, स्पष्ट बता दिया गया है। ठीक है, ये हो गया पहली विशेषता, दूसरी विशेषता और तीसरी विशेषता। मतलब यहाँ पर 2 या 2 से अधिक लेवल की गवर्नमेंट होंगी। दूसरी विशेषता है कि जितने भी लेवल की गवर्नमेंट होगी वो सेम सिटीजन पर ही शासन करेंगे। तीसरी विशेषता है कि इनके जो जुरिडिक्शन है, कार्य क्षेत्र है, किन क्षेत्रों में ये काम करेंगे, इनके कार्य क्षेत्र को भी स्पष्ट रूप से संविधान में बता दिया गया है। अगली विशेषता है चौथा, फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कैन नॉट बी यूनिलेटरी चेंज, रिक्वायर कंसेंट ऑफ बोथ लेवल्स। इसका मतलब ये है कि हमारे संविधान में जो फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न है, जो विशेषताएं हैं, उसे कोई भी एक लेवल का गवर्नमेंट या एक लेवल की सरकार अकेले नहीं बदल सकती, एक तरफा नहीं बदल सकती। इसका मतलब ये है जैसे भारत है, भारत में 2-3 लेवल की गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट लेवल और लोकल गवर्नमेंट। जब इनके बीच में पावर को लेकर क्लैश होता है या टकराव होता है तो स्वाभाविक है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर है तो संविधान में ये स्पष्ट रूप से वर्णित कर दिया गया है कि मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी कि अच्छा स्टेट गवर्नमेंट हमारी बातें नहीं मान रही,
तो वो सोचेगी कि संविधान में बदलाव करके स्टेट गवर्नमेंट की पावर ही ख़त्म कर दिया जाए। तो इसके लिए भी संविधान में स्पष्ट बताया गया है कि कोई भी एक लेवल की गवर्नमेंट हमारे संविधान के मौलिक प्रावधानों को एक तरफा नहीं बदल सकती। दोनों की सहमति आवश्यक है। रिक्वायर्स कंसेंट ऑफ बोथ लेवल, दोनों लेवल की गवर्नमेंट के कंसेंट की आवश्यकता है, होगी ही होगी। ये चौथा विशेषता है। पांचवा विशेषता है कोर्ट इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, द सुप्रीम कोर्ट एक्ट एंड अंपायर इन डिस्प्यूट। यदि किसी भी प्रकार की कोई डिस्प्यूट हो गया तो उसमें एक अंपायर के रूप में काम कौन करेगी, या हमें संविधान में क्या बातें लिखी गई उसे इंटरप्रेट कौन करेगा, एक्सप्लेन कौन करेगा, कोर्ट्स। ये पांचवी विशेषता हो गई। अगली विशेषता है सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी फॉर ईच लेवल। मतलब जितने भी लेवल की गवर्नमेंट हैं उनको फाइनेंशियल पैसे की ऑटोनॉमी हो, आत्मनिर्भरता हो, उसके लिए भी वो पैसे कहाँ से लेंगे, टैक्स कहाँ लगाएंगे, इनको भी क्लियर रूप से स्पेसिफाई कर दिया गया है। मतलब अभी तक हमने फेडरलिज्म के 6 विशेषताओं को देख लिया है। पहली विशेषता हमने देखा कि 2 या 2 से अधिक लेवल की सरकार होंगी। दूसरी विशेषता हमने देखा कि जितने भी लेवल की सरकार होंगी वो सेम सिटीजन पर या सेम पीपल पर ही शासन करते हैं। तीसरी विशेषता हमने देखा कि इनके पावर को स्पष्ट रूप से हमारे संविधान में बता दिया गया है। चौथी विशेषता थी कि कोई भी एक लेवल की गवर्नमेंट अकेले दम पर पूरे कोई भी स्पेशल प्रोविज़न को बदल नहीं सकता। बदलाव करना है तो वहाँ पर बोथ लेवल, जितने भी लेवल की गवर्नमेंट है उनकी सहमति आवश्यक होगी। पांचवी विशेषता हमने देखा कि यदि किसी प्रकार का तनाव होता है या किसी प्रकार का कन्फ्लिक्ट होता है तो उनके विषय में कोर्ट्स को पूरी पावर दी गई है कि वो इन डिस्प्यूट को सुलझाएं। और छठी विशेषता है कि जितने भी लेवल की गवर्नमेंट है इनको पैसे की कंप्लीट फ्रीडम हो, किसी और पर निर्भर न रहे। उनके लिए हमारे संविधान में उनके रेवेन्यू को सोर्स को भी स्पष्ट रूप से स्पेसिफाई कर दिया गया है, क्लियर कर दिया गया है। इंडिया द्वारा फेडरलिज्म सिस्टम को अपनाए जाने के पीछे 2 बड़े कारण हैं। पहला कारण है टू सेफ गार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री। जो इंडिया की कंट्री की, देश की जो यूनिटी है उसे प्रमोट करना, उसे सुरक्षित करना। साथ ही साथ टू एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी एट द सेम टाइम, भारत की जो क्षेत्रीय विविधता है उसे समायोजित करना या उसे एकोमोडेट करना, ये बड़ा इसके पीछे रीजन है। ठीक है। और संघ 2 तरीके से बनते हैं। पहला कमिंग टुगेदर फेडरेशन और दूसरा है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। पहले हम देख लेते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन। इसका मतलब ये होता है कि जब 2 या 2 से अधिक स्टेट्स एक साथ आकर एग्रीमेंट करके जब एक साथ मिलकर एक संघ बनाते हैं, एक देश बनाते हैं, तो उसे कहते हैं कमिंग टुगेदर। जैसे अमेरिका है, अमेरिका में जितने भी राज्य हैं वो सभी राज्य एक दूसरे के साथ आपसी सहमति से हैं और सभी राज्य इक्वल पावर शेयर करते हैं। तो कमिंग टुगेदर फेडरेशन में आप क्या ध्यान रखोगे, स्टेट्स कम टुगेदर टू फॉर्म अ बिगर यूनिट शेयरिंग इक्वल पावर, जैसे यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। लेकिन इंडिया क्या है, होल्डिंग टुगेदर। मतलब इंडिया में जितने भी 28 राज्य हैं ये अपने स्वेच्छा से नहीं आए हैं, जबकि अमेरिका में स्वेच्छा से आए हैं, एग्रीमेंट करके आए हैं। लेकिन भारत के राज्य पूरे इंडिया के साथ जितने भी 28 राज्य हैं एग्रीमेंट से नहीं जुड़े हैं, बल्कि इंडिया ने इन्हें होल्ड करके रखा है, इन्हें जकड़ करके रखा है। ये भारत से अलग नहीं हो सकते। लेकिन जो अपने स्वेच्छा से आए हैं, जो एग्रीमेंट करके आए हैं, जिनके पास इक्वल पावर है, वो जब मर्जी करे उससे निकल सकते हैं। लेकिन इंडिया में जितने भी राज्य हैं ये निकल नहीं सकते। इसलिए अमेरिका का जो है उसे कमिंग टुगेदर कहते हैं। मतलब कि वहाँ के जितने भी राज्य हैं, स्टेट्स हैं, वो अपने सहमति से आए हैं और जितने भी राज्य हैं सबके पास इक्वल पावर है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में देख लीजिए, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का मतलब अ लार्ज कंट्री डिवाइड्स पावर बिटवीन स्टेट्स एंड नेशनल गवर्नमेंट। जैसे इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम। भारत, स्पेन और बेल्जियम होल्डिंग टुगेदर का एग्जाम्पल है, जबकि अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया होल्डिंग कमिंग टुगेदर का एग्जाम्पल है। ये दोनों आप ध्यान रखिएगा ज़रूर। ये एग्ज़ाम में आता है कि कौन सा देश किसका एग्जाम्पल है। जैसे अमेरिका आ गया तो पूछेगा कि अमेरिका क्या होल्डिंग टुगेदर का फेडरेशन का पार्ट है या फिर कमिंग टुगेदर फेडरेशन का एग्जाम्पल है। तो ये आपको ध्यान रखना है। मतलब
स्टेट्स दो तरीके से बनते हैं, संघ दो तरीके से बनते हैं, एक कमिंग टुगेदर, एक होल्डिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर का मतलब जितने भी राज्य एक साथ आकर संघ बनाएंगे या फेडरेशन बनाएंगे, वो सभी राज्य इक्वल पावर शेयर करते हैं और वे स्वेच्छा से आते हैं और स्वेच्छा से जा भी सकते हैं। जैसे एग्जांपल है अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रेलिया। लेकिन भारत होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का पावर है, मतलब इसमें पावर डिवाइड किया जाता है और सबके पास इक्वल पावर नहीं है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कुछ ज़्यादा पावर है, उससे कम पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है और उससे कम पावर लोकल गवर्नमेंट्स के पास है। तो ये स्वेच्छा से भारत से अलग नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये बात जितने हमने पॉइंट वाइज लिखवाए हैं, आप इसे नोट जरूर बनाइएगा और रिवाइज़ करते रहिएगा। जल्दी ही हम इसके नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे, तब तक के लिए रिवाइज़ करते रहें।